बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। कुछ लोगों ने मेरे पिछले वीलॉग के ऊपर एक सवाल उठाया कि कब जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने मजम्मत की थी रशिया की जब उन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया था। देखिए, मैंने ये बात आपको क्लियरली की कि पाकिस्तान की रियासत की ये पॉलिसी बनी थी। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, आर्मी चीफ, DGISI और बाकी सब लोग बैठे थे और सेक्रेटरी ख़ारजा भी थे, कुछ रिटायर अफसरान भी बुलाए गए थे और ये तय हुआ था कि पाकिस्तान रूस और यूक्रेन के मामले के अंदर न्यूट्रल रहेगा, इसके अंदर किसी की साइड नहीं लेगा, जैसे इंडिया कर रहा है, जैसे बाकी मुल्क कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने न्यूट्रलिटी का एक ऑप्शन अडॉप्ट किया था, लेकिन रियासत की एक पॉलिसी बनी, उसकी खिलाफवर्जी कर दी जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा ने। और वो जो उन्होंने खिलाफवर्जी की, अब उसके ऊपर उनके इदारे के अंदर इंक्वायरी उस वक्त होनी चाहिए थी, अब भी होनी चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बाकायदा इसके ऊपर पूछताछ होनी चाहिए कि आर्मी चीफ कौन होता है कि वो जाए और जाकर रियासत जो बात करे वो उससे हट के कोई और बात कर दे। क्योंकि उस मीटिंग में आर्मी चीफ मौजूद थे और आर्मी चीफ ने उस मीटिंग में ये बात एडमिट की थी कि हमारा कंसेंसस हो गया है कि हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन उसके बाद उनके ऊपर ऐसा क्या दबाव आया या उन्हें ऐसा क्या मसला था कि उन्होंने जाकर रियासत की पॉलिसी के खिलाफ अपनी जाती एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी। वो आर्मी चीफ के मनसब के ऊपर थे। ये बात इतनी आराम से पीछे नहीं छूट जाएगी और ये एक्चुअली रजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा आप इसको समझिए कि वहां पे ये तासुर आया कि इमरान खान की गवर्नमेंट अमेरिका के बारे में, यूक्रेन और रूस के बारे में एक अलग पॉलिसी रखती है जो अमेरिका को पसंद नहीं है। लेकिन इस मुल्क का आर्मी चीफ यूक्रेन और रूस के बारे में एक अलग पॉलिसी रखता है जो अमेरिका को पसंद है। हालांकि जो असल पॉलिसी थी वो सबने मिलकर बैठकर बनाई थी। सबूत के तौर पे मैं आपको वॉइस ऑफ अमेरिका का ये पेज दिखा रहा हूं, इसको आप देख लीजिए। वॉइस ऑफ अमेरिका का ये पेज है, इस पे लिखा है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ब्लास्ट्स रशियाज अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। ये हेडलाइन है, मजीद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर उन्होंने कंडेम किया जो रशिया ने किया और रशिया की जो पॉलिसी थी यूक्रेन के ऊपर अटैक की, बाजवा साहब ने उसके खिलाफ स्टेटमेंट जारी किया जो पाकिस्तान की पॉलिसी के, रियासती पॉलिसी के खिलाफ था। अब इसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब को उस वक्त एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। वो खुद रजीम चेंज की तरफ फंसे हुए थे और बहुत सारी चीज़ों का उन दिनों में सामना कर रहे थे। मैं आपको तारीख भी बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये जो तारीख इसके नीचे लिखी हुई है, एक तो ऊपर लिखी हुई है 2 अप्रैल 2022। 2 अप्रैल 2022 को 9:31 में सुबह जो है ये खबर वहाँ पे शाया हुई है और इस खबर की तफसीलात भी मौजूद हैं। आप देखना चाहें तो वॉइस ऑफ अमेरिका के पेज पे जाके देख सकते हैं। ये खबर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, इसका लिंक यहाँ से आप इसको देख लें। एक तो चीज़ ये बड़ी क्लियर है। दूसरी बात ये है कि इंतखाबात ऐसे गले पड़े हैं कि उसके आगे आगे सब भाग रहे हैं। यानी इमरान खान साहब इंतखाबात के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं और बाकी सारे आगे भाग रहे हैं। आज भी इंतखाबात की तारीख का फैसला नहीं हो पाया। PMLN 2 हिस्सों में डिवाइड होगी इंतखाबात को लेकर। राणा सनाउल्लाह, मरियम नवाज और नवाज शरीफ वाला जो एक पूरा ग्रुप है वो इलेक्शन में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी और उनकी तरह के कुछ पुराने रहनुमा जो हैं PMLN के, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन में जाना चाहिए। जीत और हार जो है वो इलेक्शन का हिस्सा है। आप कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं। आपने एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी की, आपने बूट पॉलिश किए और आपने धोखे के साथ इक्तदार लिया। इसकी सज़ा आपको अगले इंतखाबात में मिलनी थी। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की कौम में चोर हो गई है। अगर कल को कोई और पॉलिटिकल पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बंद कमरों के अंदर कोई 2 नंबरी करती है तो लोग उसके भी खिलाफ हो जाएंगे और उसको भी वोट नहीं डालेंगे और उसको अगले इंतखाबात के अंदर सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अब जो भी पार्टी एस्टेब्लिशमेंट का पपेट बनेगी या कठपुतली बनेगी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उस पार्टी को अगले इंतखाबात में कम से कम एक आध दफ़ा तो सज़ा काटनी पड़ेगी। अब सज़ा काटने की बारी जो है वो PDM की जमातों की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को इससे अलग और बाहर रखना चाहती है। PMLN के अंदर डिवाइड जो है वो बड़ी क्लियर होती चली जा रही है। लेकिन गवर्नर पंजाब पूरी तरह से जो मरियम नवाज पार्टी है उसके कंट्रोल में है, क्योंकि ये ओहदा नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर दिया गया था। अब बलीगुर रहमान साहब ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में जो वफद आया था उससे उन्होंने मुलाकात की है और एक इजलास हुआ। पंजाब इंतखाबात की तारीख के हवाले से होने वाले मुशावरती इजलास में सूबे में इलेक्शन की तारीख का तयन नहीं हो सका।
अब उस पर गवर्नर ने दोबारा लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में इंतखाबात की तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन वफद ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से गवर्नर हाउस पंजाब में मुलाकात की। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब भी मौजूद थे, जिन्होंने सूबे में इंतजामी और अमनो अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी। और ये लोग पहले ही अदालत में कह चुके हैं कि इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन PMLN भाग रही है। इजलास में फैसले की तशरीह और वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया गया कि दोबारा जाएंगे अदालत में। एक्चुअली दोबारा अदालत में क्यों जाने, जरा इसको आप समझें। ये अगर 50 मरतबा भी अदालत में जाएंगे ना, तो 50 मरतबा अदालत से जो फैसला आएगा वो आईन के मुताबिक आएगा। कुछ चीजें जब आईन में या कानून में लिख दी जाती हैं ना, तो अदालत चाहे भी तो उनसे बाहर नहीं जा सकती। आईन के अंदर लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। अब जब तक सारे कंसेंसस नहीं कर लेते या पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा खुदा न खास्ता वाकया नहीं हो जाता, तब तक अदालत जो है वो आइन को मुअत्तल तो नहीं कर सकती। तो वो जब भी आप उसके पास जाएंगे वो आइन के मुताबिक फैसला देगी। लेकिन अब क्योंकि अदालतों को बदनाम करने के लिए एक साजिश तैयार की गई है और मरियम नवाज साहिबा और उनका सोशल मीडिया का सेल कंटिन्यूसली अदालतों के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, जजेस के नाम लेकर, उनकी फैमिलीज के नाम लेकर उनको टारगेट कर रहा है मरियम नवाज का मीडिया सेल, तो ये जानबूझकर बार बार मामलात को अदालत के अंदर लेकर जाएंगे, जो मामलात इंतहाई कमजोर नौइयत के हैं PMLN के लिए। हमेशा वहां आइन के मुताबिक फैसला हो जाएगा। तो जब आइन के मुताबिक फैसला होगा तो फिर ये मजीद कीचड़ उछालेंगे अदालतों के ऊपर कि देखा इमरान खान के हक में फैसला आ गया। अब मरियम नवाज साहिबा ने उसके बारे में एक स्टेटमेंट भी दिया है, मैं आगे चल के आपको बता देता हूं, बल्कि मरियम नवाज का स्टेटमेंट मैं आपको भी बता देता हूं। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है, और वो जो मैंने आपको कहा था ना कि अमेरिका के बारे में मरियम नवाज साहिबा स्टेटमेंट देगी कि इमरान खान अमेरिका से माफ़ी मांग रहे हैं या अमेरिका से दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, उससे मिलता जुलता उनका एक स्टेटमेंट आ गया है, लेकिन असल स्टेटमेंट अभी आना बाकी है। इमरान खान अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश में हैं, ये मरियम नवाज कह रही हैं। तो अदलिया क्या ये कह रही है कि इमरान खान को फौरन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दें, या अदलिया ये कह रही है कि फौरी तौर पे जो है वो पंजाब की हुकूमत उस्मान बुज़दार को दे दी जाए और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो 2/3 बनाकर वो दे दी जाए महमूद खान को? ऐसा तो नहीं कह रही अदलिया। तो अदालत तो सिर्फ ये कह रही है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक आप इंतखाबात करवा दें। अब जब इंतखाबात होंगे तो फैसला तो पब्लिक अपने वोटों के साथ करेगी, और जब लोग अपने वोटों से फैसला करेंगे तो फिर बीच में अदलिया कहाँ से आई, एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से आई, बाकी सारे लोग कहाँ से आए? आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान का मीडिया, बहुत सारे माफियाज, वो सारे नहीं चाहते कि इमरान खान को वापस पाकिस्तान में हुकूमत मिले। वो नहीं चाहते कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दोबारा बने, वो नहीं चाहते कि सूबों में भी इसकी हुकूमत आए। लेकिन वो सब लोग ये ज़रूर जानते हैं, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त इमरान खान को वापस लाना चाहती है। अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने मुबैना तौर पे एक सर्वे करवाया है, उस सर्वे में शहबाज शरीफ साहब को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है कि 76% पाकिस्तानी इमरान खान को वोट डालना चाहते हैं, शहबाज शरीफ को वोट नहीं डालना चाहते। बाकी जो 24% बचते हैं उनमें कुछ शहबाज शरीफ के हैं, यानी PMLN के हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ फजलुर रहमान के हैं, कुछ तहरीक लब्बैक के हैं। तो इन सब के वोटर मिला के जो सर्वे शहबाज शरीफ साहब के पास आया वो 24% है, बाकी 76% सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इनके पास इलेक्शन से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसहाक डार ने मुलाकात की है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से, क्योंकि कुछ टैक्सेस हैं जो ये लगा रहे हैं पाकिस्तानियों पे, और IMF से इन्होंने मुआहिदा उस बुनियाद पे करने का फैसला किया है, और IMF बहुत सख्त फैसले करवा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, और IMF की ये ख्वाहिश है कि ये मुस्तकिल टैक्सेस लगे। मैं आपको खबर दे रहा हूं कि IMF ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये कहा है कि जो टैक्सेस आप लगाने जा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वो चंद महीनों के लिए या एक महदूद अरसे के लिए लगें, हम ये चाहते हैं कि वो टैक्सेस हमेशा लगे रहें। इसका मतलब ये है कि अगली हुकूमतों से भी आप गारंटीज लें, या पाकिस्तान के इदारे ये गारंटी दें कि ये टैक्सेस अब लगे रहेंगे, तो लोगों को महंगाई के बोझ के अंदर दबना पड़ेगा। GST के अंदर 1% मजीद इजाफा कर रहे हैं। इस 1% का मतलब क्या है, शायद अभी आपको मेरे बोलने से समझ नहीं आएगी, लेकिन जब ये महंगाई का बोझ आप लोगों पे आएगा तब आपको आइडिया हो जाएगा कि इस 1% का मतलब क्या है।
गैस की कीमतें बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है और अब जब आपको गैस के बिल आएंगे तो बढ़ी हुई कीमतों के साथ आएंगे। बिजली की जो सब्सिडीज हैं वो ख़त्म की जा रही हैं और मरहलावार 3 मरतबा इस साल के नवंबर तक बिजली की कीमतें लगातार बढ़ाई जाएंगी। 3 मरतबा बढ़ेंगी, मरहलावार बढ़ेंगी और जो टोटल कीमत बढ़ेगी वो कोई 8 से 10 रुपए के दरमियान कीमत बढ़ेगी। और ना सिर्फ ये कीमत बढ़ेगी बल्कि इससे पहले जो छोटे सार्फिन को सब्सिडी मिलती थी वो सब्सिडी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी सूरत हाल में आम सारिफ के ऊपर बोझ पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में 6.16% से 124% तक इजाफा किया गया है। और जो बहुत थोड़ी सी गैस इस्तेमाल करने वाले लोग हैं ना, यानी जो चाय शाय पकाते हैं, सिर्फ कोई ज़्यादा खाना पकाना उनका नहीं होता, तो उन लोगों के लिए छोटा मोटा इस्तिस्ना है। बाकी तमाम लोगों को बहुत हैवी किस्म के बिल अब पे करने पड़ेंगे। दूसरा, जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में, देखें हमने IMF के लिए 1 अरब 1.1 या 1.2 अरब डॉलर्स के लिए बहुत थोड़ी सी अमाउंट है। इस अमाउंट के लिए हमने IMF की तमाम शराइत मानी है और वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको हम वोट का हक नहीं देते, वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको हम उनका कोई हक देने को तैयार नहीं है, वो 30 अरब डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान हर साल भेजते हैं। लेकिन उनका पैसा भेजना भी कम हो गया है। बड़े लंबे अरसे के बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उन्होंने इस मरतबा जो पैसा बाहर से पाकिस्तान भेजा है वो 2 अरब डॉलर महाना से कम हो गया है। यानी इस मरतबा बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने ये जो 31 महीने का रिकॉर्ड उनका टूट गया है। 31 महीने से जो वो पैसा भेज रहे थे वो 2 अरब डॉलर से ज़्यादा भेज रहे थे। लगभग 30-31 अरब डॉलर सालाना वो पाकिस्तान को बाहर से भेजते हैं। लेकिन ये एक ऐसा महीना शुरू हुआ है पिछला जनवरी का जिसमें 2 अरब डॉलर से भी कम, यानी 1 अरब 90 करोड़ डॉलर से कुछ ज़ायद की तरसीलात ज़र या बाहर से जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो आई हैं। तो ये पाकिस्तानी जो है जितना पैसा IMF से बेचारे कमा रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिन्नतें तरले करके, उससे ज़्यादा नुकसान जो है वो दूसरी जगह पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नाराज़ करके ये उठा रहे हैं। कोई पॉलिसी सीधी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान से भाग रही हैं। जो बड़ी गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं आ पा रहे, उसकी वजह से वो गाड़ियां नहीं बना पा रहे और उसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्शन है वो इतनी कम हो गई है कि सेल 50% तक गिर गई है। यानी आधी सेल गिर गई है गुज़िश्ता साल की निस्बत। गुज़िश्ता साल इमरान खान साहब की हुकूमत थी, डबल गाड़ियां बिक रही थीं, अभी आधी गाड़ियां बिक रही हैं। वजह यह है कि बाहर से स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे और कुव्वत ख़रीद भी लोगों की बहुत मुतासिर हुई है। दूसरी जानिब बरतानवी एयरलाइन है, ये वर्जन अटलांटिक, और ये बड़ी मकबूल एयरलाइन है दुनिया में। इन्होंने अपने नए ऑपरेशंस का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कहा कुछ तब्दीलियां हम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लिए इन्होंने अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। अब ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक नाकामी है और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। देखिए, जब मईशत के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जब पाकिस्तानी ज़्यादा पैसा बनाएंगे, जब पाकिस्तान के अंदर डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम होगी, जब थोड़ा सा पाकिस्तान के माशी अदादो शुमार पॉजिटिव आएंगे, आलमी रेटिंग एजेंसीज ये कहेंगी कि पाकिस्तान अब बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो उस वक्त ये सारी कंपनीज पाकिस्तान में वापस आ जाएंगी। ये ऑब्वियस है। जब हालात ख़राब हो जाएं, किसी मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाए, उसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस इकॉनमी में से चला जाए, तो ये सारी चीज़ें उसके साथ लिंक होती हैं और लगातार ये होती चली जा रही हैं। सदर पाकिस्तान से जो मुलाकात की है इसहाक डार साहब ने, क्योंकि अब ये करना चाहते हैं कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से, सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए से एक मिनी बजट जो है वो लॉन्च किया जाए। अब IMF की शराइत है और हुकूमत पाकिस्तान को ये पूरी करनी है, उसके लिए वो एक मिनी बजट लेकर आ रहे हैं और उस बजट को वो सदर पाकिस्तान के पास लेकर जाएंगे। तो सदर पाकिस्तान अब इसके अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, मे बी इमरान खान साहब को भी वो इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए अब बगैर पूछे, बाकी स्टेक होल्डर से बगैर बात किए आप कोई भी माशी पॉलिसी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि IMF भी नहीं मान रहा। वो मुस्तकिल माशी पॉलिसी की बात कर रहे हैं। कुछ खबरों के मुताबिक डार साहब ने कोई मिसाके मईशत की बात की है कि जी को मईशत के ऊपर मेन फैसले हम कर लेते हैं। कल अगर आपकी हुकूमत आती है या हमारी हुकूमत आती है या कोई भी हुकूमत आती है तो मईशत को कैसे चलाना है, लेकिन इसको कोई मईशत दान इस पर बात कर सकता है। मिफ्ता इस्माइल खुद इसहाक डार को मईशत दान मानने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी के लोग भी नहीं मानते। पाकिस्तान के अंदर जितने लोग मईशत को जानते हैं वो ये कहते हैं कि इसहाक डार अकाउंट्स के आदमी है,
वो मईशतदान नहीं है, वो मईशत को नहीं जानते। वो आदादो शुमार का गोरखधंधा कर सकते हैं, डिजिट्स को इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन वो मईशत को नहीं चला सकते। तो पीएमएलएन को चाहिए या पीडीएम की जमातों को चाहिए कि वो एक बेहतर आदमी को लेकर आए, ताकि आईएमएफ के साथ डील के नतीजे में जो चीज़ें तय होनी हैं वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर एक दफ़ा तय कर लिया जाए कि किस तरीके से पाकिस्तान को चलाना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ आज फिर इस वीलॉग में दोबारा कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान की हुकूमत आ भी गई तो महंगाई कम नहीं होनी, और ना किसी को इलेक्शन में जाते हुए ये वादा करना चाहिए कि वो महंगाई कम कर देगा। अब जो पाकिस्तान के साथ हो गया, ये महंगाई अब चलेगी और ये कम से कम आपको चंद साल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर अब पाकिस्तान शायद ऊपर की तरफ आएगा। डिपेंड करता है पॉलिसीज़ के ऊपर, डिपेंड करता है हमारी मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करती है, डिपेंड करता है लोग कितना बोझ उठाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। ये महंगाई अब एक दफ़ा चलती रहेगी और अब ये कम नहीं होगी, क्योंकि आलमी सतह के ऊपर शराइत तस्लीम कर ली हैं इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। जनरल बाजवा के ऑडियो और वीडियो वाले मामले के ऊपर लोग बहुत गुस्से में, और लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसा आर्मी चीफ था। यानी हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक आर्मी चीफ एक वज़ीर आज़म की खुफिया रिकॉर्डिंग्स करता रहे, जब वो बात करे तो उसको रिकॉर्ड कर ले, जब वो बैठ के उसको मिले तो वो वीडियो रिकॉर्ड कर ले। यानी आर्मी चीफ है, खुदा ना खास्ता कोई ऑडियो वीडियो की दुकान तो नहीं है। इतना बड़ा मनसब अल्लाह ताला ने दिया है और इतना छोटा काम उसके अंदर हो रहा है, तो लोग खासे तशवीश का इजहार कर रहे हैं और मुतालबे कर रहे हैं कि इसके ऊपर तो पाकिस्तान की जो फौज है, इसका इदारा है, उसको नोटिस लेकर एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल देखते हैं एक्शन होता ही नहीं होता। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।